Hello everyone. So in this video, I will discuss a very important case law with you. The name of the case is State of Bombay versus Kathi Kalu Ogar. The case was decided in the year 1961. The citation of the case is AIR 1961, Supreme Court 1808. It was a 11 judge bench case. सो एज़ यू ऑल नो, जब बड़ी बेंच का जो केस होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये केस अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए. मैं इस वीडियो में आपके साथ केस के फैक्ट्स डिस्कस करूँगी, क्या इश्यूज़ थे इस केस में उनको डिस्कस करूँगी, क्या ऑब्जर्वेशन थी कोर्ट की उसको डिस्कस करूँगी, राइट. एंड दो वे में इस केस का पूरा एनालिसिस आपको बताऊँगी. एट द सेम टाइम जुडिशरी प्रीलिम्स में इस पर्टिकुलर केस लॉ से क्या क्वेश्चन बना है उसको भी डिस्कस करूँगी. तो बने रहिए लास्ट तक. अब देखिए, जो ये जजमेंट थी ये डिलीवर की गई थी चीफ जस्टिस उस टाइम पे, जो द देन चीफ जस्टिस सिन्हा, भुवनेश्वर पी सिन्हा थे. फैक्ट्स क्या थे केस के? फैक्ट्स थे, तो एज आई ऑलवेज डू, आई विल रीड द फैक्ट्स first and then I will explain them. So the facts were: a murder accused was identified by the trial court and convicted based upon handwriting samples taken at 3 different times under police custody. The convict appealed to the High Court, which held that the evidence of specimen handwriting was tantamount to compulsion as it was obtained under police custody, hereby making the evidence inadmissible. Holding that the identity of respondent was not established beyond a reasonable doubt under other available evidence and the accused was acquitted. तो हुआ क्या था इस केस में कि जो ये accused था, he was held liable for certain murder. सो जो चार्जेस फ्रेम हुए थे वो 302 रेड विथ सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी थे, ठीक है. और लाइक अक्यूज्ड को ट्रायल कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया और कन्विक्ट किया उसको उसके हैंडराइटिंग स्पेसिमेन के बेसिस पे, ठीक है. और वो जो हैंडराइटिंग स्पेसिमेन थे वो उससे पुलिस कस्टडी के दौरान लिए गए. अब ये पुलिस कस्टडी के दौरान जो एविडेंसेस लिए जाते हैं, जो कन्फेशन लिए जाते हैं, वो आपके होते हैं सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट से कवर. और वो कहता है कि कोई भी एविडेंस अगर एज अ कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी लिए जाएं तो वो रेलेवेंट नहीं होते और इनएडमिसिबल होते हैं, मतलब वो एडमिसिबल नहीं होते. आगे है कि जो कॉन्विक्ट था उसने अपील किया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो एविडेंस हैं, जो स्पेसिमेन है हैंड राइटिंग के, वो कंपल्शन माने जाएंगे क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में लिए गए. और मैंने आपको बताया कि पुलिस कस्टडी में जो भी एविडेंसेस लिए जाते हैं वो इनएडमिसिबल होते हैं अकॉर्डिंग एज पर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है. और इसी को होल्ड करते हुए आइडेंटिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट वॉज नॉट एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट की प्रॉब्लम हो रही थी कि उसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी. तो आइडेंटिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 25 से हिट करते हैं उसके सिग्नेचर स्पेसिमेन और वो उसकी आइडेंटिटी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट स्टैब्लिश नहीं हो पाई और अक्यूज्ड को अक्विट कर दिया गया, बरी कर दिया गया, छोड़ दिया गया. अब जो स्टेट ऑफ बॉम्बे था, ठीक है, स्टेट ऑफ बॉम्बे ने अपील की एपेक्स कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट में और वहां से रिव्यू में, ठीक है, क्या जजमेंट आया उसे हम देखेंगे. तो क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व थे उन्हें हम देख लेते हैं. अब इश्यूज देखने के पहले मैं आपके साथ कुछ कुछ प्रोविजंस इंडियन एविडेंस एक्ट के शेयर करती हूँ. आपको फैक्ट समझ आ गए. अब मैं आपके साथ प्रोविजन शेयर करती हूँ फर्स्ट. तो आपको स्क्रीन पे सेक्शन 73 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट दिखाई दे रहा होगा. ये कहता है इट एम्पावर्स द कोर्ट टू ऑब्टेन स्पेसिमेन राइटिंग और साइन
and finger impression of an accused for purpose of comparison. Section 23 of Indian Evidence Act कोर्ट को एम्पावर करता है कि कोर्ट कंपैरिजन के लिए फिंगर इम्प्रेशन और साइंस अक्यूज से ले सकती है, ठीक है। और सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है, ये परमिट करता है, it permits the reception and evidence of statements made by accused person in police custody which leads to discovery. जनरल रूल में आपको क्या बताया कि 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि जो भी आप एविडेंसेस ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी लिए जाते हैं वो इनएडमिसिबल होंगे, ओके, इनएडमिसिबल होंगे। लेकिन सेक्शन 27 कहता है कि अगर ऐसे ही स्टेटमेंट्स लिए जाएं जो कि डिस्कवरी करें, जिससे कुछ चीज़ डिस्कवर हो, तो ऐसा जो स्टेटमेंट है वो अलाउड है सिर्फ डिस्कवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सिर्फ डिस्कवरी के पॉइंट से जो रिलेट करता है वैसा स्टेटमेंट ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी दिया गया है वो परमिटेड है, वो एडमिसिबल है। अब हम देखते हैं इश्यूज। तो यहाँ पे दो इश्यूज इन्वॉल्व थे। द टू इश्यूज कंटेंडेड वर that the admissibility of handwriting specimen as evidence in the light of 20 clause 3। अब 20 clause 3 of Constitution of India क्या कहता है, ये कहता है कि no person can be compelled to give evidence against himself। कोई भी व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो खुद के खिलाफ एविडेंसेस दे। तो यही इशू था कि जो हैंडराइटिंग स्पेसिमेंस मांगे जा रहे हैं, कंसिडर किए जा रहे हैं, क्या वो एडमिसिबल हैं अगर हम 20 क्लॉज 3 जो कि एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 उसकी लाइट में देखें तो। दूसरा था कि वेदर कंपल्शन वाज इम्प्यूटेड इन टेकिंग ऑफ सच स्पेसिमेन इन पुलिस कस्टडी। क्या जो पुलिस कस्टडी में लिए गए थे स्पेसिमेन, क्या उसमें कंपल्शन डाला गया था या वो वॉलेंट्री थे, मतलब क्या उस व्यक्ति ने खुद ही वो स्पेसिमेन सिग्नेचर दिए थे। अब यहाँ पे मैं अक्यूज ने क्या कंटेंट किया वो बताती हूँ। अक्यूज कंटेंडेड दैट obtaining of evidence in any of these ways amount to compelling the person accused of offense, ठीक है, to be a witness against himself in contravention of 20 clause 3 of Constitution of India। accused ने कंटेंट किया कि जो जिस तरीके से उससे कंपेल करके एविडेंसेस लिए गए, मतलब सिग्नेचर लिए गए, वो विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ जो की प्रोविजन है कि कोई व्यक्ति खुद के अगेंस्ट विटनेस नहीं हो सकता, उसे कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो विटनेस बने खुद के अगेंस्ट, उसका कॉन्ट्रवेंशन है, मतलब वो फंडामेंटल राइट का कॉन्ट्रवेंशन है। और यही सबसे बड़ा इशू था। तो हमने कि क्या ये वॉयलेशन है, ये हमने इशू में यहाँ देख लिया। दूसरा हमने ये इशू यहाँ देख लिया। अब हमने ये भी देख लिया कि अक्यूज ने कंटेंट किया है। अब कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, ओके, कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो भी हैंडराइटिंग एग्जाम्पलर्स होते हैं, या कोई फिंगर प्रिंट्स होते हैं, या कोई थंब प्रिंट्स होते हैं, पाम प्रिंट्स होते हैं, फुट प्रिंट्स होते हैं, या सिग्नेचर्स होते हैं, were considered to be outside the scope of 20 clause 3। कोर्ट ने कहा कि 20 क्लॉज 3 जो कि प्रोहिबिट करता है कि किसी भी व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो खुद के अगेंस्ट एविडेंस दे, उसके परव्यू से, उसके स्कोप से ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ एविडेंसेस एक्सक्लूडेड है। मतलब अगर किसी अक्यूज्ड से ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, फुट प्रिंट्स लिए जाते हैं, सिग्नेचर्स लिए जाते हैं, हैंडराइटिंग ली जाती है, तो वो हिट नहीं करेगा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से। इसके बाद हेल्ड किया गया, इट वॉज ऑल्सो हेल्ड दैट द गिविंग ऑफ अ स्टेटमेंट बाय एन अक्यूज्ड इन पुलिस कस्टडी गेव द कोर्ट नो रीजन टू बिलीव दैट coercion had been used in procurement of the same। इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं ऊपर फिर से आपको एक स्टेटमेंट से, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ से एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे ये कह रहा है
कि ये भी हेल्ड किया गया कि जो ऐसे स्टेटमेंट दिए गए अक्यूज्ड को के द्वारा पुलिस कस्टडी में, ये कोर्ट को कोई रीज़न नहीं देता ये विश्वास करने के लिए कि जो कोएर्जन अक्यूज पे फोर्स किया गया, कोई कोएर्जन अप्लाई किया गया उन स्पेसिमेंट्स को लेते वक्त। अब यहाँ पे कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया दैट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 23 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डिड नॉट ऑफेंड आर्टिकल 20 क्लॉज 3 अनलेस द कंपल्शन वॉज यूज्ड। मतलब अगर खुद वो व्यक्ति बिना कंपल्शन के अगर वो स्पेसिमेन सिग्नेचर्स दे रहा है तो वो ऑफेंड नहीं करता आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को। और क्या कोई कोएर्जन अप्लाई किया गया या कोई कंपल्शन अप्लाई किया, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा और ये केस टू केस वेरी करेगा। ठीक है, हर एक केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये डिसाइड किया जाएगा कि कंपल्शन यूज़ हुआ था, कोएर्जन यूज़ हुआ था या नहीं हुआ था। जनरली बस नॉर्मल सिर्फ ये कहते हुए कि क्योंकि ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी सिग्नेचर हुआ है, कोर्ट ये प्रिज्यूम नहीं कर लेगी कि कंपल्शन हुआ था। ओके, सो ये हर एक केस में पर्टिकुलरली डिसाइड होगा। तो ये था पूरा स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कथिकालू ओगड़ 1961 केस का डिसीजन। एंड एक और पॉइंट जो इसमें इम्पॉर्टेंट है जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि एक केस पहले आया था 1954 में, केस का नाम था MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र। इस केस को रिकंसिडर किया गया था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कथिकालू ओगड़ में। अब हम देखते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी जुडिशरी एग्जामिनेशन प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन था इन विच of the following cases constitutionality of section 73 of Indian Evidence Act was challenged for violation of article 20 clause 3 of constitution। कौन सा ऐसा केस है, सब 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ आर्टिकल क्लॉज 3 को चैलेंज किया गया था। ऑप्शंस आर स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कथिकालू, दूसरा रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तीसरा कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP एंड चौथा नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन 2011 में उत्तराखंड एंड 2006 में उत्तराखंड जुडिशरी में पूछा जा चुका है और आई थिंक 1 साल और पूछा जा चुका है। जस्ट गिव मी सेकेंड, या सो ये 2015 UP APO में भी पूछा जा चुका है। तो आंसर आपको पता है, हमने इतना बड़ा डिस्कशन किया इस पर्टिकुलर केस में और इसी केस में ये हेल्ड हुआ था। एक और ट्रिविया है आपके लिए कि ये जो पर्टिकुलर केस है कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP, ये कन्फेशन ऑफ को अक्यूज से डील करता है और ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट है। सो दिस वाज इट इन दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको और जजमेंट्स पे वीडियोस चाहिए हैं क्या, आपको जजमेंट्स ऐसे समझना अच्छा लगता है और आपको ऐसा लगता है कि ये जजमेंट्स आपको जुडिशरी में या आपके LLB एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होते हैं, ये प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए कहीं पे मेरे वीडियोस में, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू।